हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि बिजनेस एथिक्स का एक टॉपिक है। सो इसमें हम टोटल 4 सब टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि सबसे पहला है मीनिंग, दूसरा है नेचर एंड फीचर्स, तीसरा है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और चौथा है इसको ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं इसके मीनिंग को समझते हैं। तो देखिए लिखा है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो यहाँ लिखा है कि ये एक कलेक्शन होता है ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स यूज्ड फॉर प्लानिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग company wise compensation program for employees, and these practices includes employee at all levels and are usually handled by accounting department of the company। तो देखिए पहले यहाँ तक समझते हैं। तो ये लिखा है कि वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक प्रैक्टिस है या एक प्रोसीजर है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनाती है, यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रैक्टिस होता है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें वो क्या करती है, वो एम्प्लॉयज़ को कॉम्पनसेशन प्रोग्राम यानी कि कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करती है अपने हर एक एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो अपर लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो या लोअर या ऑपरेशनल लेवल पे हो, वो उन सारे लोगों को, सारे अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पनसेशन पे करती है, जो कि किस फॉर्म में होता है, वेज या सैलरी के फॉर्म में। क्लियर। और ये काम कौन करता है, ये काम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इसको हैंडल करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, अब इसको एक बार अच्छे से समझ लो। सो वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि वेज या सैलरी को कौन से लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ को कितना पे करना है वो डिसाइड किया जाता है, जो कि किसके द्वारा किया जाता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ दैट कंपनी के द्वारा किया जाता है। चाहे वो एम्प्लॉयज़ किसी भी लेवल पे हो, मिडिल, लोअर या ऑपरेशनल लेवल पे या फिर अपर लेवल पे या टॉप लेवल आप उसको कह सकते हो, उन सारे को ही कॉम्पनसेशन मिलता है। ठीक है, वो कॉम्पनसेशन या तो वेज के फॉर्म में होता है या फिर सैलरी के फॉर्म में होता है, बट मिलता सभी को है। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या डेफिनेशन है, एक इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच वेज एंड सैलरी लेवल्स एंड स्ट्रक्चर्स आर डिटरमाइंड इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितना वेज या सैलरी जो है वो पे किया जाएगा एम्प्लॉयज़ को, हर एक लेवल पे या हर एक स्ट्रक्चर पे वो डिटरमाइन किया जाता है। वो प्रोसेस जो है वो वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। ओके, एंड wages are the payment for labor service rendered frequency expressed in hourly rates, while a salary is a similar payment expressed in weekly, monthly or annual rates. A wage is remuneration paid for the service of the labor in production periodically in an employee worker to an employee worker, and wages refer to the hourly rate of daily rate paid to such group as production and maintenance employees. Okay, और लास्ट लाइन में लिखा है कि सैलरी क्या होता है। तो बेसिकली ये जो लाइन है ये मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, अच्छे से लिख के। बेसिकली ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये आपको समझा रहा है कि वेजेस किसको मिलता है और सैलरीज किसको मिलता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे कि सैलरी उनको मिलता है जो कि मेंटल वर्क करते हैं और जिनको हम वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ कहते हैं। ठीक है, तो जो वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम सैलरी देते हैं, चाहे वो मंथली बेसिस पे हो या फिर वीकली बेसिस पे हो। ठीक है, जो कि प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर काम में वो स्किल्ड होते हैं। वाइट कॉलर एम्प्लॉय किनको कहते हैं हम, जो कि एक पर्टिकुलर काम में स्किल्ड होते हैं और प्रोफेशनल होते हैं और लोअर लेवल से ऊपर होते हैं। ठीक है, वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम देते हैं सैलरी। क्लियर। अब वेज किसको देते हैं, तो वेजेस हम उनको देते हैं जो कि फिजिकल लेबर करते हैं और वो हमारे ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ होते हैं। ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको हम वेजेस देते हैं। क्लियर, जो कि आप उनको आवरली रेट पे दे सकते हो, उनको आप मंथली बेसिस, वीकली बेसिस, एनुअल बेसिस, जैसे भी आप चाहो आप उनको दे सकते हो। ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको वेजेस मिलता है वो लोअर लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, यानी कि थोड़े नीचे लेवल पे काम करते हैं, ये फिजिकल काम करते हैं, इसलिए इनको ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ कहा जाता है और इनको वेजेस मिलता है। वहीं पे सैलरी जो होता है वो मेंटल वर्क के लिए मिलता है, जिनको कि वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ कहते हैं, जो कि किसी काम में प्रोफेशनल हो या स्किल्ड हो, उनको हम सैलरीज प्रोवाइड करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में वेजेस भी प्रोवाइड किया जाता है, सैलरीज भी प्रोवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑन विच द एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग। क्लियर हो गया, ये पूरे पैराग्राफ में यही चीज़ समझाया गया है। अब इसको आप लोग एक बार रीड कर लेना और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा नेचर एंड फीचर। सो देखिए नेचर एंड फीचर में क्या लिखा है, पहला नेचर है इसका The basic purpose of wage and salary administration is to establish and maintain an equitable wage and salary structure. So सबसे पहला जो बेसिक पर्पस होता है कि क्यों वेज एंड सैलरी को हम देते हैं एम्प्लॉयज़ को, ताकि एक इक्विटेबल वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर बने। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान काम कर रहा है 10 घंटे, ठीक है, अगर कोई इंसान 10 घंटे काम कर रहा है तो उसको आप उसके हिसाब से यानी कि 10 घंटे के हिसाब से पेमेंट करोगे। चाहे मान लो 1 घंटे का पेमेंट है 1,000 रुपया, तो 10 घंटे का 10,000 रुपया पेमेंट हो जाएगा। तो इक्विटेबल वेज सिस्टम या फिर सैलरी स्ट्रक्चर क्या कहता है कि आपको ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम दे हैव वर्कड या आवर्स दे हैव वर्कड और डेज दे हैव वर्कड या पीस दे हैव जनरेटेड, एक नंबर ऑफ पीसेस जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप जिस भी बेसिस पे उसको कैलकुलेट करो तो आपको ये देखना है कि जितना उन्होंने काम किया है उतना आप उनको पे कर रहे हो। तो इक्विटेबल वेज यानी कि जितना एम्प्लॉयज़ ने योगदान दिया है ऑर्गेनाइजेशन में, जितने घंटे काम किए हैं या जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, उसके हिसाब से उनको सैलरी या वेजेस मिलना चाहिए। यही होता है इक्विटेबल वेज या सैलरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर मान लो जो वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है इसका ये एक पर्पस है, ये एक इसका नेचर है कि ये इक्विटेबल वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे एम्प्लॉयज़ के बीच में कि इसने भी 10 घंटे काम किया, इसको भी 10,000 मिल रहा है, मैंने 12 घंटे काम किया, मुझे भी 10,000 मिल रहा है, तो ये तो गलत है। तो इसीलिए इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए इक्विटेबल वेज सिस्टम को लाया गया है, ठीक है, या वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को किया गया है इम्प्लीमेंट। नाउ सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कंसर्न्ड विद द एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विटेबल लेबर कॉस्ट स्ट्रक्चर दैट इज एन ऑप्टिमल बैलेंसिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनल इंटरेस्ट सो दैट देयर सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज इज मैक्सिमाइज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर मिनिमाइज्ड। तो वही चीज़ है कि इक्विटेबल लेबर कॉस्ट स्ट्रक्चर को ये लोग मेंटेन करते हैं, जिससे कि क्या होगा कि कम से कम कॉन्फ्लिक्ट्स होगा और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के बीच में सेटिस्फैक्शन होगा। तो वो क्या करेंगे, जब ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे वो अपने वेजेस एंड सैलरी से, तो फिर वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेंगे एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में। वहीं पे अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगेगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होगा तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कम हो। पर्सनल मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, पर्सनल, ये जो लाइन लिखा है पर्सनल इंटरेस्ट, ये होता है कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट या सेफगार्ड करना, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के, ताकि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो पैसे के लिए और वो लोग सेटिस्फाइड रहें और उनका कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज हो और सेटिस्फैक्शन जो है एम्प्लॉयर्स के साथ एम्प्लॉयज़ का वो मैक्सिमाइज्ड हो, ठीक है। तो ये दूसरा नेचर है इसका। और अब आ जाते हैं तीसरे नेचर पे। सो तीसरा नेचर है द वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ नीड्स एंड मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड। यानी कि आप जब किसी को वेज या सैलरी देते हो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉय को वेज या सैलरी देती है तो वो उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करती है, रिवॉर्ड प्रोवाइड करती है या फिर उनके नीड्स को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। ये एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है, यानी कि ज़्यादातर ये मॉनेटरी टर्म्स में होता है, ठीक है। जब जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय हो, अगर आप कहीं काम कर रहे हो या हम कहीं काम कर रहे हैं, तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमको ये उम्मीद रहती है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं वहाँ से हमको पैसा मिलेगा। चाहे अगर आप मंथली बेसिस पे ऐसा कर रहे हो कि मंथली बेसिस पे आपको पेमेंट मिलता है, तो आप जैसे ही मंथ एंड होगा आप खुश हो जाओगे या आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा कि आपका जो पैसा है, जितना आपने मेहनत किया वो आपको मिल जाएगा, है ना। अगर वो नहीं मिलेगा तो आपको क्या होगा, आपको ना मोटिवेशन आएगा, क्योंकि आप काम कर रहे हो आपको उसका मोटिवेशन, आपको उसको पैसा ही नहीं मिल रहा है, तो इससे क्या होगा कि आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे। बट वहीं पे 30 दिन काम करने के बाद जब आप एकदम थक गए हो और आपको अचानक से पैसा दिखा कि आपके अकाउंट में 40,000 रुपये आ गए, तो आप खुश हो जाओगे। तो फिर वो जो थकावट है वो नेक्स्ट मंथ में आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर आप एक मंथ काम करोगे, फिर आप नेक्स्ट एंड ऑफ द मंथ में एक्साइटेड रहोगे कि फिर आपका पैसा आएगा। तो जब पैसा आता है ना कहीं इंसान जो है वो मोटिवेटेड हो जाता है टूवर्ड्स देयर वर्क, ठीक है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि उनको रिवॉर्ड मिल रहा है उनके काम के लिए, ठीक है। तो जो भी उन्होंने काम किया उसका उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। क्लियर।
आई थिंक ये आपको आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी बिकॉज दिवाली का टाइम है एंड क्रैकर्स बहुत ज़्यादा बर्स्ट हो रहे हैं बाहर, तो मे बी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है, तो प्लीज़ कोऑपरेट विद दैट। ओके, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट जो कि है एम्प्लॉय शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब्स, दैट इज हाईली स्किल्ड जॉब्स आर पेड मोर कॉम्पनसेशन देन लो स्किल्ड जॉब्स। ओके, सो यहाँ पे क्या कहता है कि एम्प्लॉयज़ को जब आप पे कर रहे हो ना तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से करो। अब जैसे कोई एक डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर को जो पैसा मिलता है इन अ हॉस्पिटल, मान लो वो हॉस्पिटल में काम करता है, तो डॉक्टर को मान लो 1 महीने का 50,000 मिल रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर एक प्रोफेशनल है, उसके पास उसने इतनी सारी प्रैक्टिस की है, इतना ज़्यादा पढ़ा है, वो एक पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, ठीक है, उसको 50,000 रुपये मिल रहे हैं। अब एक जो है वो है लो स्किल्ड वर्कर, जैसे कि जो वहाँ पे नर्सेज होती हैं या फिर जो वैसे लोग होते हैं जो वहाँ स्वीपिंग करते हैं या फिर बहुत छोटा मोटा काम में इन्वॉल्व है, जैसे रिसेप्शनिस्ट वगैरह भी हो गए, ठीक है। तो उन लोग को कंपैरेटिवली सैलरी जो होता है या फिर जो बहुत लो स्किल्ड वर्कर्स इनका वेजेस जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू द डॉक्टर्स सैलरी, बिकॉज क्योंकि डॉक्टर जो है वो एक प्रोफेशनल है, उसको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा आइडिया है, प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है, तो वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है। वहीं पे जो लो स्किल्ड जॉब्स हैं, जैसे कि वही स्वीपिंग का जॉब जो मैंने बताया या नर्सेस का जो जॉब है, वो कंपैरेटिवली कम सैलरी प्रोवाइड करता है क्योंकि उनका जॉब इतना ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, ठीक है। तो हाईली स्किल्ड जॉब को मोर कॉम्पनसेशन मिलता है और लो स्किल्ड जॉब को हाई कॉम्पनसेशन मिलता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर जॉब, ठीक है। ये बात किया मैंने हॉस्पिटल के बारे में, लाइक अगर हॉस्पिटल की बात हम करें तो वहाँ पे इस तरीके से मिलता है। बट वहीं पे अगर आप देखो किसी कॉलेज में मान लो कॉलेज में जो टीचर्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है ना, उनको एक्सपीरियंस है, तो उनको अगर महीने का 1 लाख रुपया मिल रहा है और कॉलेज में ही एक छोटा सा डिस्पेंसरी बना दिया गया है जहाँ पे डॉक्टर्स रहता है या एक डॉक्टर रहता है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो उस डॉक्टर के पास जाके इंसान कंसल्ट करता है। तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब देखो, यहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा था तो यहाँ पे डॉक्टर को ज़्यादा मिल रहा है, बट वही कॉलेज में डॉक्टर का रिक्वायरमेंट कम है एज कंपेयर टू फैकल्टीज या फिर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, है ना। तो यहाँ पे कॉलेज वाले फैकल्टीज को ज़्यादा पैसा मिलेगा और डॉक्टर्स को कम पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब वैरी कर रहा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादा था तो डॉक्टर्स को ज़्यादा पैसा मिलता था, वहीं पे कॉलेज में टीचर्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अगर डॉक्टर 2 दिन नहीं भी आएगा कॉलेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट टीचर्स अगर 2 दिन नहीं आएंगे तो क्लासेस कैंसिल हो जाएंगी, सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा, तो क्लासेस में जो रूटीन है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो टीचर्स को स्कूल में ज़्यादा सैलरी मिलता है और डॉक्टर्स को कम मिलता है, वहीं पे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को ज़्यादा सैलरी मिलता है और वर्कर्स जो है या फिर स्वीपर्स जो है या नर्सेज जो है उनको कम सैलरी मिलती है। तो आप देखो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में वैरी करता है रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। क्लियर? सो आई थिंक ये क्लियर हो गया पॉइंट। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं टू मिनिमाइज द चांस ऑफ फेवरेटिज्म। ऑब्वियसली चांस ऑफ फेवरेटिज्म यानी कि ऐसा नहीं हो कि कोई इंसान लेस स्किल्ड है लेकिन क्योंकि उसको हम पसंद करते हैं, वो इंसान हमको अच्छा लगता है नेचर वाइज, बिहेवियर वाइज, तो हम उसको ज़्यादा पैसा दे रहे हैं भले वो काम कुछ ना कर रहा हो। तो ये काम नहीं करना है। तो ये जो वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है ये इंश्योर करता है कि किसी भी तरीके का फेवरेटिज्म नहीं हो। आपने 10 घंटे काम किए आपको 10,000 मिलेगा, किसी दूसरे ने जो कि मुझे बहुत पसंद है उसने अगर 5 घंटे काम किया तो मैं उसको भी 5 ही हज़ार दूंगी। ऐसा नहीं है कि उसने 5 घंटे काम किए तो वो 10,000 मैं उसको दे दूंगी ड्यू टू फेवरेटिज्म। ऐसा काम नहीं होता है। वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए बनाया गया है ताकि उसमें फेवरेटिज्म के चांसेस ना के बराबर हों। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? पेमेंट ऑफ वेजेस इज इन अकॉर्डिंग्स विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर। ऑब्वियसली जो पेमेंट होता है वर्कर्स जो पेमेंट होता है एम्प्लॉयज़ का वो एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है। जैसे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्कूल का ही एग्जांपल लेते हैं, स्कूल में कोई टीचर गया पढ़ाने के लिए तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल्स होते हैं
प्रिंसिपल होते हैं या फिर जो भी डायरेक्टर होते हैं जो भी इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, जो जैसे ऐसा समझ लो कि इंटरव्यूअर है और एक टीचर है। तो इंटरव्यूअर ने क्वेश्चंस पूछे, एम्प्लॉय जो टीचर है उन्होंने आंसर्स दिए, फिर वो टीचर उनको पसंद आ गया इंटरव्यूअर को या एम्प्लॉयर को, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये इस टीचर को हायर करेंगे। अब उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आप कितने रुपए पे राजी हो काम करने के लिए, ठीक है, क्या आपको 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 40,000 चाहिए। तो उन लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में जितना पैसा मेंशन्ड होता है उतना ही उस टीचर को मिलेगा, या जो एम्प्लॉय के लिए जितना पैसा कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर, वो मिलेगा एम्प्लॉय को, ठीक है। तो ये जो वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे पेमेंट मिलता है एज पर द बेसिस ऑफ या टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर बोल दिया 40,000 तो वर्कर्स को कुछ पता ही नहीं है, जब एंड ऑफ द मंथ आया तो वर्कर्स को 40,000 मिल रहा है और वर्कर्स पूरा गुस्सा हो गए कि मुझे 40 क्यों, मुझे तो 50 चाहिए था। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे बातचीत होती है, अग्रीमेंट होता है और उसके बेसिस पे फिर वो पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द वेजेस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेट सिस्टम एंड पीस रेट सिस्टम। यही चीज़ मैंने नेचर में किसी एक पॉइंट पे मेंशन किया कि टाइम रेट सिस्टम यानी कि कितने घंटे आप काम कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको पेमेंट मिलेगा, या फिर कितने पीसेज ऑफ प्रोडक्ट आप बना रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो किसी वर्कर ने 10 घंटे काम किए, ठीक है, तो उसने 10 घंटे काम किए तो 1 घंटे के हिसाब से जो 1,000 मिलता था तो 10 घंटे के हिसाब से उसको 10,000 मिलेगा, ठीक है। और पीस रेट सिस्टम क्या कहता है कि अगर आप टाइम रेट सिस्टम पे नहीं कैलकुलेट कर रहे हो तो आप पीस रेट सिस्टम पे कैलकुलेट करो कि एक एम्प्लॉय ने एक दिन में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए। लाइक अगर मान लो आपका बॉटल का बिजनेस है तो आपने एक एम्प्लॉय रखा, वो एम्प्लॉय जो है वो एक दिन में, 1 डे में वो 100 पीसेस ऑफ बॉटल्स बना देता है, ठीक है। तो आप उसको 100 पीसेस ऑफ बॉटल्स के हिसाब से, लाइक अगर आपका एक पीस ऑफ बॉटल का कीमत अगर 100 रुपए है तो 100 पे आप डिसाइड कर लो कि कितना आपको पे करना है, यानी कि 10,000 रुपए, राइट। सो उसी हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आपका क्या बेसिस होगा वेजेस पे करने का, क्या वो आपका टाइम रेट सिस्टम होगा कि कितने देर वर्कर्स ने काम किया, या फिर वो आपका पीस रेट सिस्टम होगा कि कितने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन किए हैं आपके वर्कर ने। तो ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। अब आ जाते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे। सो तीसरा पॉइंट है वेजेस चेंज विद द चेंज इन द टाइम स्पेंड बाय वर्कर्स और लेबरर्स। सो वही चीज़ है कि जितना समय लेबरर्स ने टाइम स्पेंड किया उस हिसाब से उनको वेजेस मिल रहा है। अगर उन्होंने ज़्यादा देर काम किया उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, अगर उन्होंने कम टाइम काम किया उनको कम पैसा मिलेगा। तो वही टाइम रेट सिस्टम वाला सीन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेजेस क्रिएट यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब समझो सेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। सो इट मीन्स दैट कि जब आप किसी भी एम्प्लॉय को यूटिलिटी लाइक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हो, जब उनको वेजेस या सैलरीज प्रोवाइड करते हो आप, तो इसका मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन होता है, राइट। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और वहाँ से आपको पैसा मिल रहा है एट द एंड ऑफ द मंथ या वीकली बेसिस पे या आर्ली बेसिस पे, जैसे भी, तो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फैक्शन होगा। तो यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन क्रिएट करना, ठीक है। तो वेजेस जो है वो एम्प्लॉयज के अंदर यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेजेस में बी पेड वीकली, फोर्टनाइटली, आर्ली और मंथली बेसिस। सो वही है कि वेजेस जो है या सैलरीज जो है वो एम्प्लॉयज़ को वीकली बेसिस पे भी मिलता है, आर्ली बेसिस पे भी मिलता है, या मंथली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे भी मिलता है। तो एज पर द डिसीजन ऑफ द और एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर ये डिसाइड होता है कि किस बेसिस पे आपको सैलरी मिलेगा। और लास्ट है वेजेस इज द रिवॉर्ड पेड टू द वर्कर्स फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। ऑब्वियसली जितना भी काम एम्प्लॉयर लेता है वर्कर्स से इन देयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसके बदले में वो उसको रिवॉर्ड देता है, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी एम्प्लॉय से 10 घंटे का काम लिया है कि आपको 10 घंटे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, तो बदले में वो 10,000 के हिसाब से उसको पेमेंट भी करेगा। तो सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम यानी कि इसका मतलब होता है कि जितना सर्विस उसने लिया है, एम्प्लॉयर ने जितना सर्विस उस एम्प्लॉय से लिया है, उसके बदले में वो उसको रिवॉर्ड पे करेगा। क्लियर? और अब लास्ट आते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कि इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। सो देखो, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू कंपेयर और ड्राफ्ट कंपनी
HR पॉलिसीज़, ऑब्वियसली जब आप वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन आप डिटरमाइन करोगे कि कितना वेज कितना सैलरी पे करना है, तो HR का ही मेन रोल होता है यहाँ पे ये डिसाइड करना। पेरोल वगैरह का जो काम होता है कि कितना कौन सा सैलरी को पेमेंट मिलेगा, उस चीज़ का काम होता है HR का। तो HR उसके आगे अपना प्रोसेस करेगी, ड्राफ्ट करेगी कि हाँ किस तरीके से कौन से एम्प्लॉय को कितना पेमेंट होगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट इनकम लेवल एंड रिटर्न रेशियो ऑफ सिमिलर इंडस्ट्रीज़, यानी कि मैं जिस कंपनी में, मेरा जो चीज़ का कंपनी है, सेम तरीके का कंपनी अगर दूसरा है तो वो किस तरीके का उसका कितना इनकम लेवल है और किस तरीके से वो वेजेस वगैरह पे कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड वेज डिफ्रेंशिएशन, यानी कि किस में किसको हमको मतलब जिसका ज़्यादा, जो कि ज़्यादा स्किल्ड काम है या जिसका ज़्यादा मतलब जिस काम में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो हाईली स्किल्ड पर्सन का रिक्वायरमेंट है, उसको हम ज़्यादा पे करेंगे। तो वेज डिफरेंशिएशन मतलब कि कौन से वर्कर्स को कितना पे करना है हमको, उस चीज़ में हेल्प करता है हमको वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हाईली स्किल्ड लेबर है उसको आप ज़्यादा पे करोगे क्योंकि उसके पास स्किल ज़्यादा है और वो काम ज़्यादा कर रहा है। वहीं पर लो स्किल लेबर है, उनको आप कम पे करोगे बिकॉज उनके पास काम भी कम है और उनका स्किल भी कम है। तो वहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन करने में ईजी होगा। तो इसीलिए वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है टू एग्जामिन द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एंट्री लेवल एम्प्लॉयज़, यानी कि जो एंट्री लेवल यानी कि जो नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनका भी आप एक कॉम्पिटिटिवनेस देखते हो कि वो कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं कंपनी में और क्या वो बाकी एम्प्लॉयज़ से बेटर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इन सारे चीज़ों को आप डिटरमाइन करोगे और उसके बेसिस पे आप वेज एंड सैलरी का एडमिनिस्ट्रेशन करोगे। फिर है नेक्स्ट, टू कीप अब्रेस्ट वेज एंड सैलरी रेट्स विथ प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि जिस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है उसे कॉस्ट को देखते हुए आप वेज एंड सैलरी को दोगे। ऐसा नहीं कि अब आपका प्रॉफिट उतना हो ही नहीं रहा है और आप इतना ज़्यादा सैलरी देने के लिए सबको रेडी हो, नहीं, ऐसा नहीं करोगे। तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कॉस्ट को देखते हुए, जो आपका टोटल ओवरऑल कॉस्ट है, उन सबको देखते हुए आप डिसाइड करोगे कि कितना वेज या सैलरी देना है। ओके। नेक्स्ट है टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर ड्यू टू पे डिस्पैरिटी, यानी कि लेबर टर्नओवर क्या होता है कि कितने एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में आ रहे हैं या फिर आपकी कंपनी से जा रहे हैं, वो होता है लेबर टर्नओवर रेट। अब पे ड्यू टू पे डिस्पैरिटी, यानी कि अगर मान लो आप किसी को कम वेजेस दोगे तो वो एम्प्लॉय ऑब्वियसली आपकी कंपनी में काम नहीं करेगा। और इवन तो अगर वो आप काम करने लगा और उसके बाद उसको लगा कि वो जिस तरीके का काम कर रहा है उसको कम पेमेंट मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, आपकी कंपनी से निकल जाएगा, तो वो आपकी कंपनी को लीव कर देगा। तो वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हेल्प करता है रिड्यूस करने में लेबर टर्नओवर को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कंपनी में रहे लंबे समय तक और वो जल्दी लीव नहीं करे इस तरीके से। क्यों? ड्यू टू पे डिस्पैरिटी, यानी कि क्योंकि उनको कम पेमेंट मिल रहा है इसलिए वो लीव कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इसी के लिए वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है। नेक्स्ट, टू इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड मोरल, ऑब्वियसली जब आप पेमेंट दोगे, आप वेजेस दोगे, तो एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, उनका मोरल बढ़ेगा, वो और ज़्यादा अच्छे से बेटर तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, अपना बेस्ट देंगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो इससे उनका सेटिस्फैक्शन और मोरल बढ़ेगा। ठीक है। और लास्ट है टू लर्न अबाउट द ट्रेंड्स एंड पर्क्स एंड बेनिफिट्स, ट्रेंड्स ऑफ पर्क्स एंड बेनिफिट्स इन द मार्केट एक्स टू रिजॉल्व एग्जिस्टिंग लेबर प्रॉब्लम कंसर्निंग कॉम्पनसेशन, यानी कि आप ये भी देखोगे कि क्या क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स, यानी कि जिनको हम फ्रेंच बेनिफिट्स वगैरह भी कहते हैं, कि क्या क्या उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या पर्क्स एड ऑन्स मिलेगा कि वो मतलब वो वेजेस में कॉम्पनसेट हो जाएगा। जैसे कि आप जो पेंशन देते हो या फिर आप जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हो या हाउस रेंटर्स प्रोवाइड करते हो या फिर आप जो पेड हॉलीडेज़ प्रोवाइड करते हो एज अ कंपनी, आप ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड करते हो, पेंशन हाँ ऑब्वियसली प्रोवाइड करते हो, तो ये सारी चीज़ें उन कॉम्पनसेशन में ही आ जाएंगी। ठीक है। आपको देखना है कि किस तरीके के पर्क्स एंड बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, ट्रेंड आपको चेक देखना है और उस हिसाब से आपको भी कॉम्पनसेट करना है अपने एम्प्लॉयज़ को एज अ वेज एंड सैलरी। सो यही है टोटल इसका डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड नेचर्स एंड फीचर्स। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई भी तरीके का डाउट है, डू कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। और अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।